हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू पैड वॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कनेक्ट हो जाइए और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। हेलो मनमोहन, कैसे हैं आप? तो हमने टाइम रिस्पांस तक की चीज़ें देख ली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा राउथ सर्विस क्राइटेरिया और इम्पल्स रिस्पांस टेक्निक। तो हम स्टेबिलिटी इन टाइम डोमेन में बात करेंगे। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कर लिया आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे? मनमोहन, आपने लिखा था 35 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो क्या टाइम रिस्पांस तक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए? जो भी डाउट्स होंगे वो तो हम देखेंगे ही। तो अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन ही सेट कर रहा था और इसलिए लेट भी हो गया हूं मैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एक आपका टेस्ट होना चाहिए और कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए। मतलब दो तीन टेस्ट आपको अब जरूरत है टेस्ट की। ठीक है, तो क्योंकि आप घर पे तो क्वेश्चन सॉल्व करते ही हैं, लेकिन विद इन टाइम आप अगर देखते हैं एग्जाम में आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो चीजें हमें देखनी है यहाँ पर। जी सर, हो गए थे, बस कुछ डाउट था। बिल्कुल, बताइए मनमोहन। तो चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें। कौन सी वर्कबुक स्टार्ट करें हम? कल आपने शायद दो और वर्कबुक्स भी सेंड की हैं, देखा मैंने। तो ये एक वर्कबुक है गेट एकेडमी, एक है आपने जो कल सेंड की है मेड इजी, और आई इफ एनीवन हैज मेड इजी वर्कबुक पीडीएफ ऑफ किसी ब्रांच। अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर, अच्छा गेट एकेडमी से करना है, ठीक है, गेट एकेडमी से करते हैं हम। तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज आ रहा है अपने कि अगर मेड इजी की वर्कबुक है तो सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट्स मतलब आपस में अगर किसी भी कंटेंट पर अगर डिस्कशन करते हैं तो देखकर हमें अच्छा लगता है। आपका कंटेंट कहीं का भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको क्वेश्चन से मतलब है। और वैसे भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सभी वर्कबुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस तो कॉमन होते ही होंगे। गेट या आईएससी के क्वेश्चंस अगर एक इंस्टीट्यूट अपनी वर्कबुक में रखते हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूट भी वही क्वेश्चंस रखेंगे, कुछ नया उनके पास भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, आप टेस्ट के लिए जरूर रेडी रहेंगे। तो यहाँ पर मैं गेट एकेडमी की वर्कबुक अभी ओपन कर रहा हूँ। चलिए, तो ये हमारे पास है गेट एकेडमी की वर्कबुक। क्वेश्चन अगर हम देखें तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर आवर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज दिस सेंसिटिविटी टू। अच्छा देखिए, हमने बात की भी थी, मैंने सेंसिटिविटी फंक्शन पर आपको क्वेश्चन दिखते हैं, तो बस 2 मिनट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स का टेस्ट होना, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के ही टेस्ट होंगे पहले आपके सिग्नल्स के, और 2 चैप्टर्स कंट्रोल के भी। तो जो पहला टेस्ट होगा आपका, अब जितने भी टेस्ट होंगे आपके वो सभी टेस्ट एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेटिव टाइप के टेस्ट होंगे। जितना भी सिलेबस हम टिल डेट कवर कर चुके होंगे उतने में से कुछ भी चीजें आ सकती हैं। आपको पूरा रिवाइज करके रेडी रहना है। आपको ये एक्सक्यूज नहीं होगा आपका कि अभी हमने इसका रिवीजन नहीं किया, क्योंकि रिवीजन करने के लिए अभी जब 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं हो पाएगा तो 10 सब्जेक्ट्स का हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं सेंसिटिविटी फंक्शन पर। तो कंट्रोल सिस्टम में या कहीं पर भी जहां पर भी आप सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारा टेम्परेचर का फंक्शन है। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं। टेम्परेचर आप जानते हैं राइज होने पर कब हमारा वो करंट डबल हो जाएगा। तो इस तरह से सेंसिटिविटी हमेशा, जब भी आप सेंसिटिविटी देखते हैं तो दो वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दोनों वेरिएबल्स हैं मतलब दोनों की वैल्यू चेंज होगी। तो वहां पर हम एक वेरिएबल को अगर अल्फा नाम दे दे, दूसरे को बीटा नाम दे दे, तो अल्फा और बीटा दोनों वेरिएबल्स हैं। अल्फा की भी वैल्यू चेंज हो रही है, बीटा की भी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन अल्फा का चेंज होना बीटा के चेंज होने पे डिपेंड करता है। तो ऐसे केसेस में आप अगर डिफाइन करते हैं, जैसे अगर आपने डिफाइन किया सेंसिटिविटी फंक्शन, अगर हमने यहां पर दो पैरामीटर्स मान लिए डिफाइन कर दिया कि अल्फा इट इज द वेरिएबल, इट इज द वेरिएबल दैट which changes its value। अल्फा एक वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू जिसकी चेंज हो रही है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही थी, वेरिएबल है, ठीक है। और हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल अगर हमने डिफाइन किया बीटा, तो ये भी हमारा वेरिएबल है। इट इज अगेन अ वेरिएबल which changes which changes the value of अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं,
अल्फा और बीटा वेरिएबल्स है, मतलब दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर अल्फा का चेंज होना बीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हमने कि अल्फा इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि बीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप डिफाइन करते हैं देन सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा with respect to beta is given as हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको एस अल्फा बीटा के टर्म्स में, सेंसिटिविटी फंक्शन एस अल्फा बीटा, इसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज परसेंटेज चेंज इन अल्फा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन बीटा, परसेंटेज चेंज इन बीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई अल्फा था उसमें चेंज अगर डेल अल्फा हमारा चेंज है, ऐसे ही बीटा था अगर उसमें चेंज हमारा डेल बीटा चेंज है, तो परसेंटेज चेंज इन अल्फा कैसे निकालेंगे हम, अगर अल्फा डेल अल्फा से चेंज हो गया तो परसेंटेज चेंज इज डेल अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100%। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज डेल अल्फा अपॉन अल्फा डिवाइडेड बाई डेल बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्म में सेंसिटिविटी को। तो अगर आप यहां से देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बीटा ऊपर आ जाएगा अल्फा नीचे आ जाएगा, तो इसलिए हम लिखते हैं देयरफॉर एस अल्फा बीटा इट इज गिवन एज बीटा अपॉन अल्फा टाइम्स डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा। ठीक है, तो हम आगे जाकर ये सेंसिटिविटी फंक्शन कंट्रोल सिस्टम में मेनली जो आप सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं वो रूट्स सेंसिटिविटी हम देखेंगे। आगे जाकर आप देखेंगे जैसे अभी आपने देखा कि जीटा को चेंज होने से रूट अपनी पोजीशन, मतलब जो क्लोज लूप पोल्स हैं अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो आप एक सेंसिटिविटी फंक्शन क्या डिफाइन कर सकते थे, अगर आप क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन को अल्फा मान लेते तो आप डिफाइन कर सकते थे एस अल्फा जीटा, कि क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन चेंज होगी जैसे जैसे हम बीटा को चेंज करेंगे। तो ऐसे ही हम देखेंगे रूट सेंसिटिविटी कि हम डिफाइन करेंगे एस एस के, मतलब क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन की सेंसिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, सिस्टम गेन के के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे हम सिस्टम गेन के को वेरी करेंगे वैसे वैसे हमारे रूट्स अपनी लोकेशंस को चेंज करेंगे, क्लोज लूप पोल्स अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे। तो आगे जाकर आप देखेंगे रूट सेंसिटिविटी नाम देंगे हम उसको एस एस के, एस मतलब जो क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन है एस प्लेन में, और के मतलब सिस्टम गेन, तो वहां पर हम रूट सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम अल्फा की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू बीटा देखना हमें अगर, तो हमें बीटा अपॉन अल्फा लेना है और डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा लेना है। आपका इजी सा ये रिजल्ट है, और इस पर बेस्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको। हाँ सर, कंट्रोल का भी ले लीजिए, बिल्कुल कंट्रोल का टेस्ट होगा आपका, डेफिनेटली कंट्रोल का भी टेस्ट होगा। चलिए, तो जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में देखिए क्या गिवन है हमारे पास, स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय ESS इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन के। ये हमारे पास गिवन है कि हमारे पास कोई स्टेडी स्टेट एरर है, इसकी वैल्यू है अल्फा अपॉन के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब पूछा गया था सेंसिटिविटी इन स्टेडी स्टेट एरर विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड के रिस्पेक्टिवली आर, मतलब हमसे यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं कि हमें सेंसिटिविटी चाहिए स्टेडी स्टेट एरर की किस किस के रिस्पेक्ट में, एक बार हमें चाहिए अल्फा के रिस्पेक्ट में पहले, और फिर हमें इसी सेंसिटिविटी यही स्टेडी स्टेट एरर की चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों की वैल्यूज हमसे पूछी गई। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर हम कभी भी सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी फैक्टर का कम से कम होना अच्छा है या ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना अच्छा है। तो जब आप कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें पोल्स की लोकेशन आपने बताई, अब आप ये नहीं चाहेंगे कि पोल्स हमारे उस प्लेस से डिसलोकेट हो जाएं, क्योंकि हो सकता है डिसलोकेट होकर वो अगर स्टेबल सिस्टम था अपनी पोल के लोकेशन के अकॉर्डिंग, हो सकता है पोल्स अगर मूव करेंगे तो राइट हाफ ऑफ द स्प्लेन भी जा सकते हैं, सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोल्स अननेसेसरी दूसरे किसी फैक्टर्स की वजह से हमारे पोल्स मूव करें। मतलब सेंसिटिविटी आप अगर देखेंगे यूजुअली हम ये चाहते हैं सेंसिटिविटी फैक्टर की वैल्यू कम से कम हो, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो क्या आपका अनवांटेड है, तो आप नहीं चाहेंगे कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़े टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो हमारा कौन सा हमारे पास सिस्टम अच्छा होगा। जैसे अगर हम रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें तो हम किस एम्पलीफायर को अच्छा कहेंगे, जिसकी सेंसिटिविटी कैसी हो, कम से कम हो, मतलब टेम्परेचर हम कितना भी बढ़ाएं, रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसका जितना कम इंक्रीज होगा हम कहेंगे कि वो ट्रांजिस्टर हमारे लिए उतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो सेंसिटिविटी फंक्शन का कम से कम होना अच्छा है। ठीक है,
और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1 से लेकर सेंसिटिविटी फंक्शन हमारा कितने भी वैल्यू तक हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें लेनी। अब आपको पता है कि अभी अभी हमने डिफाइन किया कि अगर हम एस अल्फा बीटा देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा है, इट इज बीटा अपॉन अल्फा इंटू डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा। ये सिंपली आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को बस आइडेंटिफाई कर लीजिए और रिजल्ट आप यूज कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अल्फा की जगह पर क्या है हमारे पास, ESS दैट इज स्टेडी स्टेट एरर। तो इसकी वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं बीटा अपॉन अल्फा से। अब यहाँ पर अल्फा की जगह पर आपको दिख रहा है बीटा और बीटा की जगह पर आपके पास क्या है, अल्फा है। मतलब यहां से आप अगर इस सेंसिटिविटी लिखते हैं तो हम लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फा, मतलब अल्फा अपॉन स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, ये बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की जगह पर हमारे पास अल्फा अपॉन अल्फा की जगह पर हमारे पास ESS है। तो हमने लिखा बीटा अपॉन अल्फा इंटू डेल अल्फा दैट इज डेल ESS डिवाइडेड बाई डेल अल्फा। पहली बार में हमें अल्फा के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करनी है सेंसिटिविटी, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, अल्फा अपॉन स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू है आपके पास गिवन अल्फा अपॉन के इनटू हमें इस अल्फा अपॉन के को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो ये हमने अल्फा के रिस्पेक्ट में इस अल्फा अपॉन के को डिफरेंशिएट किया। के तो कांस्टेंट है, अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम के को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन के यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, के इंटू ये हमने कहा कि 1 अपॉन के को कांस्टेंट रीड करेंगे, ये आपका 1 अपॉन के कांस्टेंट है और अल्फा के रिस्पेक्ट में अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो k इंटू 1 अपॉन के इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया कि स्टेडी स्टेट एरर की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अगर हम अब k के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की जगह पर हमारे पास k है, अल्फा की जगह पर हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर है, और इनटू हमें लिखना है डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा, मतलब डेल स्टेडी स्टेट एरर किसके रिस्पेक्ट में अब करना है हमें, अब हमें k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k अपॉन स्टेडी स्टेट एरर है आपका गिवन अल्फा अपॉन के इनटू हमें इस अल्फा अपॉन के को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब हमें पार्शियली के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा को आप बाहर ले सकते हैं। 1 अपॉन के का के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये के है, ये के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू है के स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू हमने कहा यहां से अल्फा को कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं और 1 अपॉन के का के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो अल्फा अल्फा कैंसल्ड, के स्क्वायर कैंसल्ड, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि अल्फा के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी स्टेडी स्टेट एरर की 1 है और के रिस्पेक्ट में हमारे पास -1 है। तो 1 एंड -1 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बन गया होगा आप लोगों से, जिनको भी अगर जिनसे नहीं बना उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर के। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, वैसे तो मुझे करना नहीं चाहिए, ये सेम क्वेश्चन हमें दिख रहा है। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन टी के नाम से गिवन है दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस के a2, a1 प्लस के a2 and divided by it is a3 plus k a4, a3 plus k a4। तो इस ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी हमें फाइंड करनी है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर के। तो अगर हम इस ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी फाइंड करना चाहते हैं, मतलब अगर हम एस टी के फाइंड करना चाहते हैं, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये रिजल्ट क्या आता है, बीटा अपॉन अल्फा, मतलब के अपॉन टी इंटू डेल टी अपॉन डेल के, बीटा अपॉन अल्फा अपॉन डेल बीटा। तो वैल्यूज बस आपको सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहां से हमारे पास ये सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन टी दैट इज के अपॉन, जब हम इस टी से डिवाइड करेंगे के में तो के साथ ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा। जब हम इस चीज से डिवाइड कर रहे हैं के में तो यहाँ पर हमारे पास a3 प्लस के a4 आ गया और डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर आ गया a1 प्लस के a2। ठीक है, ये
तो ये हमने लिखा k अपॉन टी, ठीक है, इनटू, अब हमें k के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है किसको, ये जो हमारे पास t है दैट इज a1 प्लस के a2 एंड डिवाइडेड बाय a3 प्लस के a4, a3 प्लस के a4, ठीक है। ये चलिए तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू k। यहां से हमारे पास रिजल्ट आया k इंटू, अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं a3 प्लस के a4 एंड डिवाइडेड बाय a1 प्लस के a2। अब जब यहाँ u बाई v के फॉर्म से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार आपने ये v को कांस्टेंट रखा, a3 प्लस के a4 को आपने कांस्टेंट रखा, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर के a2 का डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या मिलेगा आपको, k मिलेगा, माइनस सॉरी k के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a1 का 0 हो जाएगा और के a2 का डिफरेंशिएशन k का k के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, आपके पास कांस्टेंट कितना बचा, a2 बचा, ठीक है, माइनस दूसरी बार आप इस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे a1 प्लस के a2, और आपने इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया k के रिस्पेक्ट में, तो a3 का डिफरेंशिएशन 0 और के a4 का डिफरेंशिएशन a4, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई a4, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर था इसका होल स्क्वायर दैट इज a3 प्लस के a4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ भी हमें वही टर्म दिख रहा है a3 प्लस के a4, यहाँ भी हमें वही टर्म दिख रहा है, तो हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमने एक पावर यहाँ से कैंसिल कर दी, ये स्क्वायर हट गया, एक पावर हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज k इंटू, यहाँ से k हमारे पास, अगर हम इन दोनों को ओपन कर लें, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास है a2 a3 प्लस k इंटू a2 a4 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए a1 a4 एंड माइनस k इंटू a2 a4 डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म्स आपके मल्टीप्लाई हो गए, तो a1 प्लस के a2 एंड a3 प्लस के a4। अब ये दोनों सेम टर्म है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म है कि a2 a4 के a2 a4 ये कैंसल्ड, तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास k इंटू a2 a3 माइनस a1 a4 एंड डिवाइडेड बाय इट इज a1 प्लस के a2 इंटू a3 प्लस के a4, ठीक लिखा हमने, a3 प्लस के a4। एक बार चेक कर लीजिए ऑप्शंस, k इंटू a2 a3 माइनस a1 a4 a3 प्लस के a4 a1 प्लस के a2, देखिए आपको ये a ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द सेंसिटिविटी एस टी के फिर से पूछा गया ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर के। ये तो सेम प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, ये कुछ अलग क्वेश्चन ही नहीं है, करना नहीं चाहिए हमें। क्वेश्चन 3 में हमारे पास t की वैल्यू गिवन है दैट इज 1 प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट इज 3 प्लस 4k। अगर आप चाहें तो इसको भी आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, a1 प्लस a2k डिवाइडेड बाय a3 प्लस a4k, जैसा आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था, सेम था, यही आपका ट्रांसफर फंक्शन है। अगर आप यहां से देखते तो आप कह सकते थे कि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू 3 है और a4 की वैल्यू 4 है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी तो अभी अभी हमने k के रिस्पेक्ट में निकाली, तो हमने अभी देखा था कि अगर हम इस ट्रांसफर फंक्शन एस टी के, जो कि इस फॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन है, अगर हम k के रिस्पेक्ट में इसकी सेंसिटिविटी देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट था, k इंटू, ये रिजल्ट बस हम यूज कर लेते हैं a2 a3 माइनस a1 a4, क्योंकि बार बार हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। a2 a3 माइनस a1 a4 डिवाइडेड बाय हमारे पास था a1 प्लस के a2 a3 प्लस के a4, a1 प्लस के a2 एंड a2 a3 प्लस के a4, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास k इंटू a2 a3 is 6 माइनस a1 a4
A1 A4 is 4 divided by A1 plus KA2 that is 1 plus 2K और A3 plus KA4 मतलब 3 plus 4K। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 6 minus 4 is 2 so it is 2K upon 1 plus 2K and 3 plus 4K। एक बार चेक कर लीजिए ये आंसर आपके प्रेजेंट होना चाहिए ऑप्शंस में। तो 2K अपॉन, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2K अपॉन इट इज 3 प्लस 4K प्लस 6K प्लस 8K स्क्वायर। मतलब अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते थे 2K अपॉन 8K स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 10K एंड प्लस 3। तो 2K अपॉन 8K स्क्वायर प्लस 10K प्लस 3, मतलब ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, यस मनमोहन, बिल्कुल 2 and 3 सेम। तो पहले केस में ए ऑप्शन था, यहां पर आपका सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? हमारे पास गिवन है एज शोन इन द फिगर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैज एन एम्पलीफायर ऑफ गेन 100 with plus minus 10% tolerance in the forward path and an attenuator of value 9 by 100 in the feedback path. The overall system gain is approximately। देखिए कुछ आपको इस क्वेश्चन में अलग गिवन है नहीं, ये हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शो किया गया है जिसके फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन का जो गेन है वो 100 प्लस माइनस 10% है। 100 से 10% वेरी कर सकता है, मतलब 100 का 10% 10, तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन का गेन 90 से 110 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ का गेन 90 से 110 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, और फीडबैक पाथ में हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है 9 by 100, ये हमारे पास गिवन है 9 by 100। यहां से हम आर ऑफ एस अप्लाई करेंगे और यहां पर हमें सी ऑफ एस मिलेगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया हमसे, द ओवरऑल सिस्टम गेन इज अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 10 प्लस माइनस 1%, 10 प्लस माइनस 2%, 10 प्लस माइनस 3 और 10 प्लस माइनस 4%। तो ओवरऑल गेन का मतलब, अगर हम इस जो हमारे पास माइनर फीडबैक लूप दिख रहा है, अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमें दिख रहा है कि मान लीजिए इसको हम जीएस कहें, तो जीएस की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक वेरी कर रही है। हम कहेंगे कि जो हमारा जीएस है वो हमारा वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, वेरीज फ्रॉम 100 से 10% प्लस या माइनस। तो अगर 100 से 10% माइनस करेंगे तो 90 आएगा, 100 में 10% प्लस करेंगे तो 110 आएगा। मतलब आप कहेंगे कि हमारा जो जीएस है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 90 टू 110। एचएस तो हमारा फिक्स्ड है, एचएस हमारा फिक्स्ड है। तो ओवरऑल आप इस सिस्टम को अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे जो वेरिएशन होगा इस सिस्टम में, अगर हम एक बार इस सिस्टम में हम देखें तो ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि एक बार हम जीएस की वैल्यू अगर 10% कम हो गई मतलब 90 है, और एचएस तो आपका फिक्स्ड है कितना, 9 by 100। तो यहां से लेकर या तो ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इसके अकॉर्डिंग आएगा 90 जीएस के अकॉर्डिंग, से लेकर हमारा जो वेरिएशन होगा ओवरऑल सिस्टम में वो कहां तक होगा, जब हमारा जीएस कितना हो जाए, मैक्सिमम 110 हो जाए। तो ये हमारे ओवरऑल सिस्टम फंक्शन में अगर वेरिएशन हमसे पूछा जाए कि कहां से कहां तक ट्रांसफर फंक्शन हमारा वेरी करेगा, तो इन दोनों केसेस में आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए और यही आपके रेंज बता देगा कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक होने वाली है। तो अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, अगर आप यहाँ पर ये अगर आपके पास है आर ऑफ एस, ये साइन है प्लस, ये माइनस है, और ये है आपका सी ऑफ एस। यहाँ पर भी ये आर ऑफ एस, ये साइन प्लस और ये माइनस, और ये हमारे पास है सी ऑफ एस। ठीक है, तो अगर आप दोनों केसेस में ये देखना चाहते हैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना है, कि हम आर एस अप्लाई करें और यही सी एस हमें मिल जाए, ऐसे ही यहाँ पर कितना है सी एस और आर एस के बीच का ये रेशियो। तो इस केस में अगर आप देखेंगे केस वन में, तो केस वन इफ जीएस इज 90, तो उस केस में अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं तो उस केस में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना आएगा, मान लीजिए उसको हम टीएस नाम दे दें, तो टीएस इज इक्वल्स टू जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस, एचएस इज 9 अपॉन 100। मतलब अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक जीरो कैंसिल हो गया, 81 by 10 मतलब ये 8.1 है,
मतलब आपका जो रिजल्ट है टीएस का वो इस केस में कितना है 90/1 प्लस 8.1 मतलब 9.1। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट केस में कितना आ रहा है 90/9.1। इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। तो 90/9.1 की वैल्यू कितनी है 90/9.1। ये रिजल्ट है हमारे पास 9.89। तो फर्स्ट केस में जो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो 9.81 है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप केस 2 में देखें कि अगर हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन की, अगर ये 100 में 10% तक एक्सीड कर सकता है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जीएस की 110। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास होगा जीएस केस 2, अगर हमारा जीएस मैक्सिमम हो, जीएस इज 110, तो उस केस में हमारे टीएस की वैल्यू क्या आएगी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको कि यहाँ पर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन नाम दे दिया गया। ओवरऑल ही है आपका। जब आप इसको एक माइनर फीडबैक लूप को सॉल्व करके सिंगल ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन तक जाएंगे तो इस केस में आपका जो टीएस होगा दैट विल बी जीएस अपॉन अगेन 1 प्लस जीएस एचएस। तो यहां से अगर हम देखें तो इट इज एक जीरो कैंसिल हो गया, 99/10 मतलब ये 9.9 है, और 9.9 प्लस 1 का मतलब ये 10.9 है। मतलब आपके पास जो टीएस है इस केस में आपको वैल्यू दिख रही है 110/10.9। तो ये रिजल्ट कितना आ गया 110/10.9। ये रिजल्ट है आपके पास 10.09। 10.09। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, वो दिख रहा है हमें कि 9.81 से लेकर 10.09 तक वेरी करेगा। तो इसी चीज को पूछा गया कि हम 10 के रिस्पेक्ट में कैसे बता सकते हैं 10 प्लस माइनस 1% या 10 प्लस माइनस 2% या 10 प्लस माइनस 3 या फिर 10 प्लस माइनस 4%। तो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आप लिख सकते हैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन varies from 9.89 to 10.09। दैट इज आप कह सकते हैं अगर आप 10 का 1% देखेंगे तो 10 का 1% कितना हुआ, 10 का 1% अगर देखेंगे तो 10 इंटू 1/100 मतलब 0.1। तो अगर आप 10 में प्लस माइनस 0.1 करेंगे तो 10 प्लस माइनस 0.1 की वैल्यू कितनी है, इट इज 9.9 टू 10.1। तो अप्रोक्सीमेटली इसलिए पूछा गया आपसे, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि ये 9.89 मतलब ऑलमोस्ट 9.9 है, 0.01 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 10.1 में सिर्फ 0.01 का डिफरेंस है, होना 10.1 चाहिए था एग्जैक्टली 1% के लिए, तो 10.09 है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन वेरीज, ट्रांसफर फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, आप ये लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर वर्ड यूज कर ले हम तो अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस माइनस इट इज 1%। जैसे 2% अगर हम ले लेते तो 2% कितना हो जाता 0.2 हो जाता। अगर 2% के लिए देखते तो 2/100 मतलब 0.2 करते तो हमारे पास फिर कितना आता 9.8 से 10.2 हो जाता। तो ये तो इससे ज्यादा क्लोजेस्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है 9.89 से 10.09 के 10 प्लस माइनस 1%। तो इसलिए आपका आंसर क्या है 10 प्लस माइनस 1%। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट मनमोहन, 9.89 10.09 आपने वैल्यू बता दी थी, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया 10 प्लस माइनस 1% इज करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया हमसे, अ प्लांट हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन है जीपी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, इट इज 20 अपॉन s plus 0.1, s plus 2 and s plus 100, s plus 2 and s plus 100। क्या बोला गया, the approximate model obtained by retaining only one of the above poles which is closest to the frequency response of the original transfer function at low frequency। मतलब यहां पर फिर से क्या करना है, हमें डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट लगाकर ट्रांसफर फंक्शन को हमें अप्रोक्सीमेट करना है कि अगर हम इनमें से एक ही पोल रखना चाहते हैं तो इनमें से बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कौन सा होगा।
तो हम ये जानते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप पोल्स की लोकेशन देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि एक पोल हमारा -0.1 पर है, -0.1 पर, एक पोल हमारा कहाँ पर है, -2 पर है, और एक पोल तो कहीं और बहुत ज्यादा पीछे कहाँ पर है, ये -100 पर है। तो जब इन दोनों के बीच का जो रेशियो हो, हमने देखा था कि जब 4 या उससे बड़ी वैल्यू हो तो हम इस पोल को इनसिग्निफिकेंट पोल मानकर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 2/0.1 करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, मतलब ये तो 20 टाइम्स हमारा फार अवे है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों पोल्स हमारे इनसिग्निफिकेंट है और ये हमारा डोमिनेंट पोल है। तो सिर्फ एक पोल को रखना है तो हम 0.1 को रखेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना होता है कि जब आप फैक्टर हटाते हैं तो हमारा डीसी गेन चेंज नहीं होना चाहिए। जितना डीसी गेन अभी इस जीपी ऑफ एस का है, अप्रोक्सीमेशन के बाद भी हमारा जीपी गेन हमारा वही होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या कहा कि सिर्फ ये पोल आपका डोमिनेंट पोल है, इट इज डोमिनेंट पोल, और ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट पोल्स हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों वाले फैक्टर्स को हटा देंगे, मतलब s+2 हटा देंगे, s+100 हटा देंगे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते 20/s+0.1 ऐसा नहीं लिख सकते। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि अभी इस ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन कितना है। तो जीपी ऑफ 0 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/0.1 इंटू 2 इंटू 100। अगर हमने s की जगह 0 पुट कर दिया तो ये 0.1, ये 2, ये 100 हमारे पास वैल्यू है। 0.1 इंटू 100 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20, और 20/20 इज व्हाट, 1। तो हमारे डीसी गेन की वैल्यू अभी 1 है, मतलब बाद में भी डीसी गेन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेटिंग, अब यहां से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन को, अप्रोक्सीमेटिंग ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। ध्यान क्या रखना है आपको, डीसी गेन चेंज नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में अभी हम सिर्फ अपने मन से हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, न्यूमरेटर को अभी हम के मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि जीपी ऑफ एस, इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया। इनसिग्निफिकेंट पोल्स हटाकर सिर्फ एक ही पोल हमने रखा s+0.1। अब डीसी गेन हम चाहते हैं 1 रहे, उसके लिए अभी यहाँ पर हम जो न्यूमरेटर में फैक्टर है वो हमने k लिख दिया। अब इस k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। हमारा k कैसा होना चाहिए जिससे कि s=0 पर अभी भी इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी रहे, 1 रहे। तो यहाँ से आप k को फाइंड करने के लिए लिख सकते थे कि as the DC gain must remain same, hence ये जो फैक्टर आ रहा है आपके पास k/s+0.1, अगर आप इस फैक्टर की वैल्यू s=0 पर देखेंगे तो अभी भी हमें ये वैल्यू 1 चाहिए। s0 पुट करेंगे तो आपके पास k/0.1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 चाहिए, इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। इसलिए अप्रोक्सीमेटेड ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें k/s+0.1 लिखना था, k की वैल्यू 0.1 हो गई, तो 0.1/s+0.1 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास 6th, द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस। पूछा गया आपसे द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए हमने शायद ये क्वेश्चन कर भी लिया था जब मैंने आपको करवाया था, जब ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जब हम कर रहे थे। हमारे पास क्या गिवन है, इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स ct गिवन है हमारे पास, दैट इज व्हाट, impulse response is -t e to the power -t and plus 2 e to the power -t। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं तो आउटपुट का लैप्लास अपॉन इनपुट का लैप्लास, अगर ये इंपल्स रिस्पॉन्स है मतलब इंपल्स इनपुट के लिए, तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए इसका हम लैप्लास लेते और उसको डिवाइड करते इंपल्स फंक्शन के लैप्लास से। इंपल्स फंक्शन का लैप्लास 1 होता है, इसलिए आप ये जानते हैं कि डायरेक्टली इंपल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास लेने से ही आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन वो ट्रांसफर फंक्शन कौन सा होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो यहां से आप ये लिख सकते थे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसकी वैल्यू GS अपॉन 1 प्लस GSHS होती। इसकी वैल्यू सिंपली कैसे मिल जाती, अगर आप इसका लैप्लास ले लेते, मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास CT का क्या आ गया, CS आ गया, तो ये लैप्लास कितना होता,
आपको पता है टी ई टू द पावर माइनस टी, ये माइनस साइन रहने दीजिए, टी ई टू द पावर माइनस टी का लैप्लास हमें ये पता है टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए टी का लैप्लास होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ पर n की जगह पर आपके पास वैल्यू 1 है, t का पावर 1 है, तो लैप्लास इसलिए क्या हो जाता है 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका लैप्लास क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा एस प्लस 1। ठीक है, ये तो यहाँ से आप ये जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, यहाँ से आपको जीएस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद फिर यहाँ से हम एच ऑफ एस को 1 पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे जीएस की। तो अगर आप यहाँ से रिजल्ट देखते कितना आ रहा है, ये रिजल्ट एस प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके डिनोमिनेटर में है, यहाँ माइनस 1 होता और यहाँ पर प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 आ जाता। मतलब हमारे पास क्या है, ये 2s प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2s प्लस 1 2s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए। माइनस 1 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 दैट इज 2s प्लस 2 एंड माइनस 1 विच इज 2s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने आपको रिजल्ट भी लिखाया था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से जीएस अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। हमारे पास ये जो वैल्यू आई है जीएस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस में, ओपन लूप फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एच एस को 1 ले लेंगे और उसके बाद इस वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है 2s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर से। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर ये टीएस हो तो हम एक रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं टीएस से जीएस फाइंड करने के लिए, लेकिन मुझे वो रिजल्ट्स याद नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको फिर से पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर हम यहाँ से जीएस मल्टीप्लाई कर दें इधर तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, जीएस इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार 1 इंटू 2s प्लस 1 से 2s प्लस 1 आ जाएगा और एक बार जीएस इंटू 2s प्लस 1 आ जाएगा। एच तो हमने 1 ले लिया तो हमारे पास जीएस इंटू 2s प्लस 1 आ जाएगा। अब जीएस वाले सारे फैक्टर को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हमें जीएस की वैल्यू चाहिए। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस ये फैक्टर इधर आएगा तो माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा माइनस 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1। ठीक है, इस वाले फैक्टर को इधर ले आए, ये कैंसल्ड ये कैंसल्ड, तो आपको दिख रहा है देयरफॉर जीएस इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत जगहों पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूले याद करते रहिए क्योंकि कई बार फॉर्मूले में प्लस माइनस की गलती से भी हमारा बहुत लॉस हो सकता है। कितना टाइम लगा, फॉर्मूला याद नहीं था तो भी हमारे पास जो स्टेप है 15 टू 20 सेकेंड्स ही लगेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमारे पास a control system with a control system with certain excitation is governed by the following mathematical equation। हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम के लिए उसके आउटपुट के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू dx बाई dt प्लस 1/2 इंटू dx बाई dt and plus 1 by 18 into x plus 1 by 18 into x is equals to 10 plus, it is equals to 10 plus 5 e to the power minus 4t 5 e to the power minus 4t and plus 2 e to the power minus 5t plus 2 e to the power minus 5t। क्या पूछा गया, the natural time constants of the response of the system are। तो देखिए टाइम कांस्टेंट हम जानते हैं, जो भी हमारे पास पोल्स होते हैं उनके रियल पार्ट्स के रेसिप्रोकल के मैग्नीट्यूड के बराबर हमारे टाइम कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोल्स की लोकेशन देखनी होगी और पोल्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग जो रियल पार्ट होगा पोल्स का उसके रेसिप्रोकल का हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा, वहां से हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, टाइम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मिलेंगी। अब ऐसे केसेस में जैसे आपका अगर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होता
तो आउटपुट इनपुट दोनों चीजें देकर के पूछी जाती वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि x आपका आउटपुट है और इसी के अकॉर्डिंग आपको लेकर के सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हम कि x का लैप्लास अगर x ऑफ s है तो दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई अगर कर दें हम तो, और ये मानते हुए कि ये जो 10 है इट इज अ कॉजल सिग्नल दैट इज 10 ut है, ये हमारे पास इसमें भी ut मल्टीप्लाइड है, इसमें भी ut मल्टीप्लाइड है, तो हमारे पास लैप्लास लेने पर क्या रिजल्ट मिलेगा? टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, इसका लैप्लास हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस, इसका 1/2 एस इंटू एक्स ऑफ एस, इसका 1/18 इंटू एक्स ऑफ एस। तो सभी में से एक्स ऑफ एस कॉमन करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 1/2 एस, या उसको हम s/2 लिख लेते हैं, और प्लस 1/18 इंटू एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस तो बाहर ही ले चुके हैं तो सिंपली यहाँ से 1/18 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास लैप्लास है 10/s प्लस 5 ये आ जाएगा s प्लस 4 और प्लस ये आ जाएगा 2/s प्लस 5। ठीक है, 2/s प्लस 5 सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें x ऑफ s की वैल्यू निकालनी है, x ऑफ s के पोल्स देखने हैं, x ऑफ s की पोल्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम टाइम कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप ये लिख सकते थे x ऑफ s इनटू पूरे का अगर हम देखें तो एलसीएम हम 18 ले सकते हैं, यहां से आ जाएगा हमारे पास 18s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 1। ठीक है, 18s स्क्वायर, यहाँ 2 था तो 9s आ गया और यहाँ 18 ऑलरेडी था तो ये हमारे पास प्लस 1 है इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा s इंटू एस प्लस 4 s प्लस 5, यहाँ 10 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा s प्लस 4 s प्लस 5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास s प्लस 4 s प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 20 प्लस 5 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई होगा s इंटू एस प्लस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 5s, और प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा s इंटू एस प्लस 4 मतलब s स्क्वायर प्लस 4s। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर x ऑफ s इज इक्वल्स टू 18 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 18 इंटू यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास एस स्क्वायर का टोटल कोफिशिएंट कितना है, तो अगर आप देखेंगे तो एस स्क्वायर का टोटल कोफिशिएंट हमारे पास 10 प्लस 5 15 एंड प्लस 2 17 एस स्क्वायर प्लस एस का टोटल कोफिशिएंट 90 प्लस 25 दैट इज 115 एंड 115 प्लस 8 दैट इज 123 एस। कांस्टेंट टर्म इट इज 200 प्लस, अच्छा और कुछ भी नहीं है तो आपके पास है 200। ठीक है, वैसे भी देखिए हमें पोल्स की लोकेशन से मतलब है, हमें जीरोस कहां पर लोकेटेड हैं उससे हमें मतलब नहीं है। मेन क्या आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई जीरो ऐसा है जो इन फैक्टर्स को कैंसिल कर देगा पोल्स को, तो वो देखना पड़ता है आपको, अदरवाइज आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, 18 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू थी s इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 5, और यहाँ ये वैल्यू भी आकर मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू है अगर हम इसको फैक्टोड कर देते तो 6 इंटू 3 इज 18 एंड 6 प्लस 3 इज 9, मतलब हम इसको लिख सकते थे प्लस 1 है तो 6s प्लस 1 3s प्लस 1, इसको अगर आप फैक्टर करें तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 6s प्लस 1 3s प्लस 1। ठीक है, हमने क्या यूज कर लिया, ये हमने बस यूज कर लिया कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है 18s स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास 9s है इसको हमने लिख लिया 6s प्लस 3s प्लस 1, तो इसमें से एक बार अगर 6s हमने कॉमन किया तो 3s प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन किया तो 3s प्लस 1, तो इसको हमने लिख लिया 6s प्लस 1 इंटू 3s प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में आया। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि इस x ऑफ s के जो पोल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो हमारे पास एक पोल ओरिजिन पर है, एक पोल हमारे पास -4 पर है, एक -5 पर है, एक -1/6 पर है और एक -1/3 पर है। तो ऐसे केसेस में अगर आपसे नेचुरल टाइम कांस्टेंट्स की वैल्यूज पूछी जा रही हैं और कितने टाइम कांस्टेंट्स आपके ऑप्शंस में गिवन हैं,
आप जो भी ऑप्शंस देख रहे हैं आपके पास सिर्फ 2 टाइम कांस्टेंट्स गिवन है, मतलब आपको जो j एक्सिस के नियरेस्ट जो 2 पोल्स होंगे उन 2 पोल्स के अकॉर्डिंग आपको टाइम कांस्टेंट की वैल्यूज ले लेनी है। तो यहाँ से अगर आप देखें पोल्स की लोकेशन, तो आपको ये पोल्स की लोकेशन दिख रही है, लोकेशन ऑफ पोल्स, या डायरेक्टली मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि हमारे पास पोल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। एक पोल ओरिजिन पर है, एक पोल -1/6 पर है, एक पोल -1/3 पर है, एक पोल -4 पर है, एक पोल -5 पर है। ठीक है, ये लोकेशन है हमारे पोल्स की। -4, -5, 0, -1/6, -1/3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टाइम कांस्टेंट्स की बात करेंगे तो डोमिनेंट पोल्स को कंसीडर करेंगे, ये सिग्मा और ये j ओमेगा की एक्सिस है। दो ही टाइम कांस्टेंट्स हैं, ओरिजिन वाला लेंगे नहीं। तो जो हमारे पास j ओमेगा एक्सिस के दो पास के पोल्स हैं, इनसे हम टाइम कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स। तो यहां से हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट्स आएंगे वो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 अपॉन -1/6। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, ये 1/6 पर पोल है, 6s + 1 था तो 1/6 पर पोल था, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन -1/6 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 6 सेकेंड्स। टाइम कांस्टेंट है, यूनिट सेकेंड्स होगी। और t2 अगर हम देखेंगे सेकेंड टाइम कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन -1/3। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड्स आ जाएगा। तो अगर दो ही हमसे टाइम कांस्टेंट देकर पूछा गया नेचुरल टाइम कांस्टेंट्स, तो जो j ओमेगा एक्सिस के पास के दो पोल्स हैं उन्हीं को लेकर के आपको डिफाइन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें आपको 3 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दैट इज इन द फीडबैक स्कीम शोन इन फिगर द टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम विल बी। ये भी फिर से आपके टाइम कांस्टेंट पर है, आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, पोल्स की लोकेशन देखनी है, और माइनस ऑफ 1 अपॉन रियल पार्ट्स ऑफ जो पोल्स होंगे क्लोज लूप पोल्स, वहां से आपको ट्रांसफर टाइम कांस्टेंट डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास ऐसा फीडबैक सिस्टम गिवन था। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपको a अपॉन 1 प्लस एस टाउ, और फीडबैक पाथ में आपको दिख रहा है बीटा, और ये नेगेटिव फीडबैक यूज किया गया। ये आर ऑफ एस सी ऑफ एस मेंशन नहीं है यहाँ पर, मैंने फिर भी कर दिया मेंशन। तो ये आपके पास है बीटा। तो यहाँ से अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें, तो हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए टी ऑफ एस नाम दिया हमने, क्या रिजल्ट आ गया? इट इज जी एस, दैट इज ए अपॉन 1 प्लस एस टाउ अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, मतलब ए बी अपॉन 1 प्लस एस टाउ। मतलब आप यहां से देखें तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास a अपॉन 1 प्लस एस टाउ प्लस ए बी। अब क्योंकि हमें पोल्स की लोकेशन डिफाइन करनी है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज a अपॉन, ये हमारे पास है एस टाउ प्लस 1 प्लस ए बीटा कांस्टेंट। तो s प्लस a के फॉर्म में लाने के लिए अगर हम टाउ कॉमन कर ले, तो हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं s प्लस एस टाउ में से टाउ कॉमन कर लिए तो s बचा, इस बाकी बची हुई चीज में से भी टाउ कॉमन किया आपने 1 प्लस ए बीटा में से, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 प्लस ए बीटा अपॉन टाउ। ठीक है, तो ये आपके पास यहां से आपको दिख रहा है कि सिस्टम के जो पोल्स हैं वो अगर हमारे पास ये s प्लस ए है, मतलब पोल हमारे माइनस ए पर लोकेटेड है। तो यहां से आपको पोल की लोकेशन देखिए, लोकेशन ऑफ पोल, एक ही पोल है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। लोकेशन ऑफ पोल is at s equals to minus of 1 plus a beta upon tau. Therefore, time constant t is minus 1 upon real part of pole. प्योरली रियल ही आपका ये पोल, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -1 अपॉन माइनस ऑफ, ये जो भी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस ए बीटा अपॉन टाउ,
तो इसलिए ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और टाउ अपॉन 1 प्लस ए बीटा ये आपके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, बताते चलेंगे, कुछ कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है हमारे पास द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन जीएस। हमारे पास एक ये सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास, जरूरी नहीं कि जीएस है मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। मैंने आपसे बार बार बोला है जब तक मेंशन किया हुआ ना हो, इसका मतलब जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमें उसको कंसिडर करना है कि वो क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये जीएस की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2s अपॉन 1 प्लस एस। और इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमसे बोला गया था यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। हमसे पूछा गया है किस इनपुट के लिए रिस्पॉन्स, जब हम आर ऑफ टी क्या लेते हैं, यूटी लेते हैं। मतलब हमारे पास जो आर ऑफ एस है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/s है। तो हम यहाँ पर इसके आउटपुट को लैप्लास डोमेन में क्या लिख सकते थे, सी एस इज इक्वल्स टू आर एस इंटू जी एस। तो आर एस इंटू जी एस से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 2s अपॉन s इंटू 1 प्लस एस। ठीक है, ये s इंटू 1 प्लस एस। तो ये अगर हम आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है जिसका हम सिर्फ इनवर्स लेंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको चार यहाँ पर डायग्राम्स गिवन है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आउटपुट के लिए कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा। तो हम टाइम डोमेन में पहले फाइंड करेंगे, मतलब इस आउटपुट का हम इनवर्स लेंगे जो लैप्लास डोमेन में भी हमारे पास। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, एक बार आप इसको 1 अपॉन ये पूरी चीज लिख सकते थे, एक बार आप इसको लिख सकते थे 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस, और माइनस एक बार आप लिख सकते थे 2s अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस, 2s अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस। ठीक है, ये अब यहां से आप अगर देखेंगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं, 1 अपॉन एस प्लस ए, एस प्लस बी का पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन, तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, आप फाइंड कर सकते हैं रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया। यहाँ पर s और s कैंसिल होकर क्या बचा हुआ है, ये s और ये s तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपके पास बची हुई है वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस एस। तो अब अगर हम देखें तो यही दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -1 और -2 टोटल एडअप होकर इसको क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन 1 प्लस एस लिख सकते हैं। तो हमारे पास ct की वैल्यू आ गई, दैट इज 1 अपॉन एस माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एस, ये s प्लस 1। तो अगर ये हमारे पास सी एस की अभी वैल्यू आई है, अब अगर हम इसका इनवर्स ले लें तो हमें सी टी मिल जाएगा। तो सी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस का इनवर्स यू टी, जिसको कि हम नॉर्मली 1 लिख देते हैं, तो ये हमने 1 ले लिया, माइनस 3 अपॉन एस प्लस ए, लैप्लास क्या होगा 3 ई टू द पावर माइनस ए टी, ए की जगह पर कितना है 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ई टू द पावर माइनस टी। ये हमारा किसके लिए, फॉर टी ग्रेटर देन 0 हमारा ये आउटपुट आ गया। तो अब इसी आउटपुट को आप प्लॉट करके देखिए कि जो आपके पास चार प्लॉट्स हैं उनमें से कौन सा प्लॉट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो देखने के लिए आप सिर्फ क्या अगर देख लें कि अगर हम इस सी टी की वैल्यू टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर देखेंगे, तो हमारा प्लॉट क्योंकि 0 के बाद ही हमारा डिफाइंड है, तो 0 सेकेंड्स पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अगर आप टी की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ई टू द पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। मतलब जो हमें आउटपुट का स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा वो कहां पर होगा, आउटपुट की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट की इनिशियल वैल्यू -2 होनी चाहिए। और अगर हम आउटपुट की फाइनल वैल्यू देखें, मतलब इवेंचुअली हमारा आउटपुट कहां तक पहुंचेगा, तो अगर आप सी इन्फिनिटी देखेंगे, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1। तो आउटपुट आपका -2 से स्टार्ट होकर 1 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कि आउटपुट -2 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है, मतलब करेक्ट है। अगर हमारे पास इस टाइप के और भी ज्यादा ऑप्शंस हुए तो हम बीच के भी कुछ पॉइंट्स पर वैल्यूज कैलकुलेट करके देखेंगे। ए ऑप्शन तो मैच कर रहा है, ये जो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट की हैं ये दोनों चीजें हमारे ए ऑप्शन में मैच हो रही है। क्या और भी किसी ऑप्शन में मैच हो रही है, तो जो ऑप्शन 2 है, बी जो ऑप्शन है आपका, उसमें दिख रहा है कि आउटपुट हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, वो रॉन्ग है, -2 से स्टार्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि आंसर हमारा जो आउटपुट है -0.75 से स्टार्ट हो रहा है, गलत है वो।
और डी ऑप्शन में 1 से आउटपुट स्टार्ट हो रहा है, वो भी गलत है। मतलब एक ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है इस रिजल्ट को कि आउटपुट की इनिशियल वैल्यू -2 और फाइनल वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट। तो हमारे पास गिवन है व्हाट इज द इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इंडिकेटेड बिलो। इंपल्स रिस्पांस फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको दिख रहा है और अगर आप इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर ले GS/1 + GSHS से, तो उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लैप्लास अगर हम ले लेंगे तो हमें इंपल्स रिस्पांस मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 में, ये हमारे पास ऐसा एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम बना हुआ है, ये प्लस ये माइनस साइन है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1/TS और ये यूनिटी फीडबैक यहाँ पर कनेक्टेड है CS/RS। तो अगर हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं जिसको कि आपने TS नाम दिया, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हो गई GS, दैट इज 1/TS अपॉन नेगेटिव फीडबैक ही है तो 1 + GSHS। HS आपको 1 दिख रहा है, यूनिटी फीडबैक है, तो 1 + 1/TS क्या आ जाएगी वैल्यू? देयरफॉर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/, ये हमारे पास आ जाएगा TS + 1, या इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं 1/, अगर t कॉमन कर लिया तो S + 1/t। फिर से आपको दिख रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, मतलब TS को अगर आपने इस फॉर्म में लिख लिया तो अगर आप इसका इनवर्स ले लें तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, इस ट्रांसफर फंक्शन के इनवर्स से आपको इंपल्स रिस्पांस की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर इंपल्स रिस्पांस is equals to Laplace inverse of closed loop transfer function, that is equals to 1/t तो कांस्टेंट है और 1/s + a का इनवर्स लैप्लास e⁻−at, दैट इज -a की जगह पर 1/T × t लिखेंगे तो इसको मैं -t/T लिख देता हूँ। ये किसके लिए? फॉर t ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है हमारा, देखिए सी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों सेम है, एक में यूटी लगा हुआ है एक में नहीं लगा हुआ है। तो जब आपको अगर मान लीजिए चारों में नहीं लगा होता तो एक ही ऑप्शन इस टाइप का दिखता है आपको 1/T⁻−t/t, लेकिन क्योंकि यूटी अगर मल्टीप्लाई करके दिया हुआ तो ऑब्वियसली आप उसी ऑप्शन को चुनेंगे, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि अगर यूटी मल्टीप्लाइड नहीं है और सेम वैल्यू आपको दूसरी भी गिवन है, इसका मतलब वो वैल्यू -∞ से +∞ तक के लिए वैलिड है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने फाइंड किया कि इसका इनवर्स लैप्लास ये होता है, लेकिन फॉर t ग्रेटर देन 0 होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 में, अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर ऑफ टाइम कांस्टेंट t इज एक्साइटेड विथ different input signals with zero initial conditions up to t equals to 0। हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है, जैसे आपने आरसी लो पास फिल्टर देखा था 1/1 + RCS, आरसी को आपने टाइम कांस्टेंट कह दिया था, तो 1/1 + TS के फॉर्म के जितने भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं ये आपके लो पास फिल्टर्स हैं। और आपने देखा था कि उसके लिए हम स्टेप रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स सभी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। वही चीज आपको यहाँ पर दिख रही है गिवन कि इक्वेशन में आपको एक्साइटेशन एक्स वाई जेड के लिए करस्पॉन्डिंग आपको रिस्पॉन्सेज देखने हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये हमने फाइंड किया था सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स, लेकिन आप अगर उसमें इंपल्स रिस्पॉन्स और रैंप रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि अगर हम स्टेप रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करते हैं तो रैंप रिस्पॉन्स मिलता है, स्टेप रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो इंपल्स रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर हो, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन किस फॉर्म का होगा? TS इज इक्वल्स टू, हमारे पास सिस्टम गेन k है तो k/1 + TS के अगर हम गेन को 1 ले लें तो 1/1 + TS के फॉर्म का ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब इसका अगर हम रिस्पॉन्स देखते हैं तो इसके लिए हमने देखा था कि स्टेप रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या आएगी, स्टेप रिस्पॉन्स क्या आता है इसका, तो हमने लिखा था कि अगर जैसे हमने बात की थी कि अगर हम सिस्टम गेन k हो और जो हम स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं अगर उसका एम्पलीट्यूड a है तो फिर उस केस में हम a × k बाहर कांस्टेंट लिखते हैं। अगर दोनों चीजें 1 है तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, और ये डायरेक्टली हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये हमारे पास वैल्यू आती है 1 - e⁻−t/t। अगर सिस्टम गेन k होता और एम्पलीट्यूड a होता तो यहाँ पर a × k ये हमारा बाहर लिखा होता, जैसे मैंने a × b करके आपको कल बताया भी।
तो ये हमारा क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स है। और अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, अगर हम इम्पल्स इनपुट के लिए आउटपुट देखेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर आप इसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्टेप रिस्पॉन्स के डिफरेंशिएशन से इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस 1/t बाहर आएगा माइनस साइन के साथ प्लस, तो ये प्लस 1/t e टू द पावर माइनस t/t आएगा। तो स्टेप रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको पता चल गया, और इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैंप रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने तीनों चीजें आपको लिखवाई थी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि जो हमारा रैंप रिस्पॉन्स आएगा वो रैंप रिस्पॉन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो ये जो आपको क्यू में दिख रहा है वो यही रिजल्ट आता है, टी माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी एंड माइनस टी। ठीक है, मैं इस टी को बाद में लिख दिया मैंने माइनस टी, अदरवाइज सेम चीज है, ये हमारे पास ये साइन क्या है, प्लस है, माइनस और ये माइनस साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रैंप रिस्पॉन्स है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि अगर हमसे x पूछा गया इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए हमारा क्या करेक्ट है, एक्चुअली यहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स तो कोई भी करेक्ट गिवन नहीं है। इम्पल्स रिस्पॉन्स में यहाँ 1/t का टर्म आता है, ठीक है, लेकिन अब इसी में से आपको सेलेक्ट करना है, तो इसलिए आप x के लिए सेलेक्ट कर लेंगे r, y के लिए सेलेक्ट करेंगे दैट इज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ये हमारा होगा p, और z के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास q। तो x के लिए r, y के लिए p और z के लिए q, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे होना क्या चाहिए था, इम्पल्स रिस्पॉन्स में सिर्फ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी नहीं होकर 1/t इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी होना चाहिए था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, फाइनल वैल्यू से भी बन जाएगा। किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बिल्कुल बन जाएगा, फाइनल वैल्यू से भी बन जाएगा। और वही चीज हमने देखी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में, फाइनल वैल्यू हमने कैलकुलेट भी की है, फाइनल वैल्यू हमने देखा भी है। फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग आप अगर देखते तो भी क्या करते आप, ये आपके पास जो वैल्यू आई यहीं से डायरेक्टली आप इनिशियल फाइनल वैल्यूज, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक हमारा सिंपल पोल ओरिजिन पर है, मतलब हम फाइनल वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक पोल हमारा लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन लाई कर रहा है। तो यहीं से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते थे कि C0 की वैल्यू, अगर हम इस लैपलास इनवर्स देखना चाहते हैं C0, बिल्कुल आप इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। S इंटू सी ऑफ एस, लिमिट S टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखते तो आपको इनिशियल वैल्यू मिलती, और S इंटू सी ऑफ एस अगर हम S टेंडिंग टू 0 पर देखते तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाती, तो वहां से हमारे पास ये रिजल्ट आता। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा हमारा लंबा था नहीं, एक स्टेप की ये यहाँ पर चीज थी, तो इसलिए हमने देख लिया कि आउटपुट हमारा टाइम डोमेन में इसको फॉलो करेगा। मतलब अगर हमसे t इक्वल्स टू 0 पर भी एक इंटरसेक्शन बना होता, अगर जैसा रिस्पॉन्स आपके ऑप्शन ए में गिवन है वैसा ही आपके अगर किसी और ऑप्शन में भी गिवन होता जिसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होती, तो t इक्वल्स टू 0 पर वहां अगर हम t इक्वल्स टू मान लीजिए 1 सेकेंड्स पर एक वैल्यू और दिखाई गई होती, तो उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन तक जाना जरूरी था, अदरवाइज फिर हम ए और बी में से अपना सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो एक स्टेप हम ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गिवन हमें अ लीनियर नेटवर्क हैज द सिस्टम फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 12 में लीनियर नेटवर्क हैज अ सिस्टम फंक्शन जब बोला जाए, मतलब हमारे पास लीनियर सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है मतलब सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। खैर इस प्रॉब्लम में देखता हूं मैं यूज है या नहीं इस वर्ड का, अदरवाइज कभी भी अगर आपके पास गिवन हो, तो वैसे भी आप जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए गिवन हो सकता है, सिर्फ एलटीआई सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मान लीजिए मैंने उसको टी ऑफ एस नाम दे दिया, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमारे पास कितना, एच इंटू एस प्लस सी, एच इंटू एस प्लस सी अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी, एस प्लस ए एस प्लस बी। The outputs of the network with zero initial conditions for two different inputs are tabled as। ये हमारे पास एक टेबल गिवन है इनपुट एंड आउटपुट की। तो अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं स्टेप फंक्शन ut, तो हमारे पास आउटपुट बताया गया है इनपुट xt एंड आउटपुट yt। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट है विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस d इंटू ई टू द पावर माइनस टी एंड प्लस e इंटू ई टू द पावर माइनस 3t, e इंटू ई टू द पावर माइनस
3t। ये ut इनपुट के लिए आउटपुट बताया गया, और अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं e⁻² ut, तो इस इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट गिवन है f(e⁻t) एंड प्लस g(e⁻3t), g(e⁻3t). तो पूछा गया देन द रेशियो ऑफ c by h, हमसे रेशियो पूछा गया है c by h इज व्हाट। मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन में ये जो c है और ये जो h है, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर, गुड। तो यहां पर हम अगर देखिए, यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, एक तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन दे ही दिया गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन नहीं होता, अगर यहाँ आपको डी और ई की वैल्यू बता दी गई होती, तो इनपुट पता है, आउटपुट पता है, हम यहीं से ट्रांसफर फंक्शन खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे, आउटपुट का लैप्लास डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लास। ऐसे ही अगर ई और एफ गिवन, मतलब एफ और जी गिवन होता, तो यहाँ से भी इसका लैप्लास, इनपुट का हम लैप्लास निकालकर और आउटपुट का लैप्लास निकालकर दोनों का रेशियो लेकर हम खुद भी ट्रांसफर फंक्शन बता सकते थे। तो अब हमें करना क्या है, इन दो कंडीशंस को यूज करके हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, और उस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम इक्वेट करेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन से, तो हमें कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि h और c की क्या वैल्यूज हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें c बाई h का रेशियो लेना है। ठीक है, तो अगर हम पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, फ्रॉम फर्स्ट इनपुट आउटपुट पेयर, तो हमारे पास x ऑफ t इनपुट है ut, मतलब हमारे पास x ऑफ s है 1/s, और हमारे पास y ऑफ t की वैल्यू जो भी गिवन है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर y ऑफ s लिख देता हूँ, उसका लैप्लास। तो हमारे पास 2 का लैप्लास आ जाएगा 2/s, क्योंकि 2 आपको कॉजल सिग्नल समझना है, 2ut, तो 2/s प्लस d(e⁻t) का लैप्लास d/s+1 एंड प्लस e/s+3। मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता, दैट इज इक्वल्स टू s इंटू s+1 s+3। यहाँ पर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, s+1 s+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब s² प्लस 4s+3, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, d के साथ हमारा s मल्टीप्लाई हो जाएगा और s+3, मतलब d के साथ हमारा ओवरऑल s² प्लस 3s मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और e के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इंटू s+1, मतलब s² प्लस s मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ys की वैल्यू है। अभी ys हमें पता है, xs हमें पता है, तो यहां से भी हम ts निकाल सकते थे। मतलब यहां से हम अगर अपना ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एक फॉर्म में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता, अगर हम इसको 1/s से डिवाइड करेंगे, ys अपॉन xs जब आप करेंगे, तो इसको जब 1/s से डिवाइड करेंगे, तो ये s और डिवाइडेड बाय 1/s वाला s कैंसिल हो जाएगा, तो यही पूरी चीज मिलेगी, बस ये s का टर्म हट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें तो हम इसको लिख सकते थे, ये जो भी डिनोमिनेटर है ये सारी चीज यही रहेगी, बस ये s का टर्म हमें हटाना है। तो न्यूमरेटर जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, अगर इसमें कोफिशिएंट्स हम अलग अलग करके लिख लें, मतलब s² का टोटल कोफिशिएंट कितना है, तो आपको दिखेगा s² का कोफिशिएंट है कि यहाँ से 2, यहाँ से हमारे पास है d, और यहाँ से हमारे पास है e, प्लस s का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास है 8, यहाँ से हमारे पास है 3d, और यहाँ से हमारे पास कितना है e। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, 2 इंटू 3 दैट इज 6, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये s तो हमने कहा हट गया, जब हम 1/s से डिवाइड करेंगे तो ये s का टर्म हट जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, s+1 s+3 बचा रह जाएगा, s+1 और s+3 हमारे पास बची हुई चीज। अब ये हमने फाइंड किया, और उसी सिस्टम के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, तो हम इस चीज को इक्वेट कर सकते हैं अपनी इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन से। तो अगर हमने लिखा कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू अगर हमने कहा कि ये h इंटू s प्लस सी डिवाइडेड बाई s प्लस ए s प्लस बी के बराबर है। तो अब अगर आप कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में जैसा s प्लस ए s प्लस बी है, वो तो हमें दिख गया कि a और b की वैल्यू हमारे पास 1 और 3 आ जाएंगी। अब न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है कि s² का कोई टर्म नहीं है,
इसका मतलब ये जो एस स्क्वायर का टोटल कोफिशिएंट है ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब 2 प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ऐसे ही हमारे पास एस का भी कोई टर्म नहीं है, तो एस का टर्म नहीं है मतलब ये चीज भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां से आपको डी और ई की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब आपको एक रिलेशन मिल जाएगा डी और ई के बीच में। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट है। अच्छा, ये पूरा हमारा एस का कोफिशिएंट 0 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहली चीज तो हमने क्या कहा यहां से कि कंपेयरिंग, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि हमारे पास, चलिए मैं लिख देता हूं पहले तो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इन न्यूमरेटर। तो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमारे पास वो कितना है, 2 प्लस डी प्लस ई, तो उसकी वैल्यू यहां पर होनी चाहिए 0। 2 प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टर्म को तो हम हटा ही देते हैं, इस टर्म को तो हमने हटा दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो h इंटू एस प्लस सी है, मतलब s का कुछ कोफिशिएंट है। यहां से अगर आप देखते तो आप इसको लिख सकते थे एच एस प्लस सी इंटू एच, ठीक है। तो यहां पर हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करके अब हम इस टर्म को, तो हमने कहा कि ये टर्म तो हमारा 0 ही होगा, इतनी वैल्यू हम लिख लेते हैं। उसको फिर से हम h इंटू एस प्लस सी अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी से हम इक्वेट करेंगे। तो s इंटू आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन है t ऑफ s, दैट इज s इंटू हमारे पास है 8 प्लस, देखिए क्या वैल्यू है, 8 प्लस 3d प्लस ई, 8 प्लस 3d प्लस ई, और प्लस आपके पास है 6, ठीक है, प्लस ये है 6 अपॉन एस प्लस वन एस प्लस टू, अपॉन एस प्लस वन एस प्लस टू। और इसकी वैल्यू को हम किसके बराबर कह रहे हैं कि ये वैल्यू हमारी h इंटू एस प्लस सी अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी के बराबर है, ठीक है ये। अब देखिए यहां से हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन क्या है, 2 प्लस डी प्लस ई इज 0। अगर हम इसमें से इसको ऐसा लिख सकते थे, हम ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 8 प्लस 3d प्लस ई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस डी प्लस ई प्लस 6 प्लस 2d, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ये 3d को हमने d प्लस 2d लिख लिया और 8 को हमने 2 प्लस 6 लिख लिया। तो इतनी चीज की वैल्यू हमें पता है कि इतनी चीज की वैल्यू तो कितनी है, 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 प्लस 3d प्लस ई को हम और क्या लिख सकते हैं, सिर्फ हम 6 प्लस 2d लिख सकते हैं। इसको हम सिर्फ 6 प्लस 2d भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हमें पता है तो इसकी वैल्यू की जगह पर हम e का टर्म हट करके हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 6 प्लस 2d रह जाएगा। तो मतलब आप ये लिख सकते हैं इसको कि s इंटू 6 प्लस 2d एंड प्लस 6 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 इज इक्वल्स टू h इंटू s प्लस c अपॉन s प्लस a s प्लस b, ठीक है। यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ गए कि ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, और इससे अप्रोक्सीमेट करते गए तो हमारे पास जो पहला इनपुट आउटपुट पेयर था उससे जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया उसमें से हमने उसको यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये टर्म हमारे पास कैसा बनना चाहिए, h इंटू एस प्लस सी बनना चाहिए। मतलब h का जो कुछ कोफिशिएंट है, अगर आप देखें तो अगर ये कांस्टेंट है इसमें से भी और s में से भी कॉमन आ जाएगा कुछ कोफिशिएंट, तो हमारे पास s प्लस सी आना चाहिए। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अभी मैं आपको आगे जब सेकंड टर्म हम करेंगे तो वहां हमारे पास और ज्यादा रिलेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम अभी रख लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये टी ऑफ एस की वैल्यू पहले इनपुट आउटपुट जो पेयर हमारे पास गिवन था वहां से ऐसी आई, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन गिवन है उसको हम यूज करते हैं, यूजिंग सेकंड इनपुट आउटपुट पेयर। तो सेकंड पेयर क्या हमारे पास गिवन है, x ऑफ t। अगर हम इनपुट में क्या अप्लाई करते हैं, हमारे पास सेकंड है इनपुट में अगर हम e टू द पावर माइनस 2t ut अप्लाई करते हैं, e टू द पावर माइनस 2t ut, मतलब हमारे इनपुट का लैप्लास कितना है, 1 अपॉन एस प्लस 2 है। तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट की वैल्यू हमें मिलती है इस केस में, दैट इज f e टू द पावर माइनस t प्लस g e टू द पावर माइनस 3t, f e टू द पावर माइनस t प्लस g e टू द पावर माइनस 3t। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो y ऑफ s है वो कितना है, f अपॉन s प्लस 1, f अपॉन s प्लस 1 एंड प्लस g अपॉन s प्लस 3।
मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता, एफ इंटू, या इसको हम लिख लेते हैं एफ एस प्लस 3f प्लस जी एस प्लस जी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास y ऑफ s आ गया, ये हमारे पास x ऑफ s है। तो अगर हम यहां से फिर से इसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते तो अब हमारे पास यहां से ट्रांसफर फंक्शन ts कितना आता, दैट इज ys अपॉन xs। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाता, ये आ जाता, इसमें आपको 1 अपॉन एस प्लस 2 से डिवाइड करना है, मतलब ये s प्लस 2 का टर्म न्यूमरेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते थे, दैट इज, ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास है एफ एस प्लस जी एस प्लस 3f प्लस जी, ये हमारे पास रिजल्ट है एफ एस प्लस, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे एफ इंटू एस प्लस 3 प्लस जी इंटू एस प्लस 1। और ये जो भी हमारे पास चीज थी, तो हमारे पास इसको हमने लिख लिया एफ एस प्लस जी एस प्लस हमारे पास ये है दैट इज 3f प्लस जी इंटू, हमने कहा कि ये हमारा s प्लस 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और अपॉन कितना है हमारे पास s प्लस 1 s प्लस 3। ठीक है, अब देखिए अगर फिर से ये हमारा h ऑफ s है, मतलब हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, तो यही ट्रांसफर फंक्शन हमें कितना गिवन है, ये ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है h इंटू एस प्लस सी अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी। तो अब हम फिर से कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें a और b तो पता है, प्रीवियस केस में भी हमें 1 और 3 दिख रहे थे। अब अगर आप देखें तो यहाँ से s प्लस सी का फैक्टर अलग हो चुका है। अब यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो h होना चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें s का टर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने कंपेयर किया तो s प्लस सी की जगह पर s प्लस 2 आ गया, मतलब एक तो c डायरेक्टली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें s का टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखकर आप ये कह सकते थे, इसको अगर हमने और लिख लिया एक बार कि टी एस इज इक्वल्स टू, दैट इज, इसको अगर हम चाहते तो ऐसे लिख सकते थे s इंटू एफ प्लस जी प्लस 3f प्लस 3f प्लस जी इंटू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास s प्लस 2 अपॉन हमारे पास है s प्लस 1 s प्लस 2 s प्लस 1 s प्लस 3, और ये वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए h इंटू एस प्लस सी अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी के। तो यहां से हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये तो हो गया s प्लस सी, इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए उसमें कुछ बस कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, उसमें s का टर्म नहीं होना चाहिए। s का टर्म नहीं होना चाहिए मतलब ये जो हमारे पास f प्लस जी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी s प्लस 2 का कोफिशिएंट हमारा सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, s का टर्म नहीं आएगा। तो यहां से हमारे पास पहली वैल्यू क्या मिली, तो यहां से हम पहली वैल्यू कह सकते हैं देयरफॉर f प्लस जी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा टर्म हटना चाहिए, s का टर्म नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए h की जगह पर। तो हमने कहा कि f प्लस जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर f प्लस जी 0 पुट कर दे हम यहाँ पर, तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कितनी बची, तो यहाँ से हम अब लिख सकते थे देयरफॉर ट्रांसफर फंक्शन t ऑफ s इज इक्वल्स टू, ये टर्म तो हट गया, ये टर्म हट गया, अब क्या बचा हमारे पास 3f प्लस जी इंटू एस प्लस 2। तो हमारे पास ये वैल्यू बची 3f प्लस जी इंटू एस प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई इट इज s प्लस 1 s प्लस 3। अब अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, जो हमारे पास गिवन ट्रांसफर फंक्शन है h इंटू एस प्लस सी डिवाइडेड बाई एस प्लस ए एस प्लस बी से, तो अब यहां से कंपेयर करके हमें पहले कोफिशिएंट की वैल्यू पता चली, जिन जिन की वैल्यूज हमें पता चलनी चाहिए उसमें से हमसे पूछा गया रेशियो फाइंड करने के लिए c बाई h, तो हमें c चाहिए और h चाहिए। तो अभी तक हमें ना h मिला था ना c मिला था, पहली बार हमारे पास एक वैल्यू इसमें से आ गई। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि s प्लस सी, हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एक पहली वैल्यू हमें मिल गई। देयरफॉर कंपैरिजन से हमें पहली वैल्यू कितनी पता चल गई, हमें पहली वैल्यू c इज इक्वल्स टू 2 पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, ये ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड किया सेकंड इनपुट आउटपुट रिलेशन से, और एक ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड किया फर्स्ट इनपुट आउटपुट रिलेशन से। अब तीनों को हम एक साथ लिखते हैं और फिर वहां से देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है
ये ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए h इंटू एस प्लस सी अपॉन एस इंटू दैट इज एस प्लस 1s+3। ठीक है, हमने कहा ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो पहले केस से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो हमारे पास ये रिजल्ट था s इंटू 6+2d प्लस 6। ये हमारे पास पहले ट्रांसफर फंक्शन से, हमारे पास पहले इनपुट आउटपुट रिलेशन से s इंटू 6+2d प्लस 6 अपॉन हमारे पास था s+1 s+3। इट इज यहां पर हमारे पास s+a s+b है, यहां से हमें s+1 s+3 दिखा, और ये हमने लास्ट जो फाइंड किया यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई है दैट इज 3f प्लस g इंटू, अब देखिए इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर हमें ये पता चल चुका है कि f प्लस जी इज 0, अगर f प्लस जी 0 है तो इसको हम और क्या लिख सकते थे, f प्लस जी इज 0, देयरफॉर 3f प्लस जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे f प्लस जी प्लस 2f। तो f प्लस जी को अगर हम 0 पुट कर देते, अगर हम f प्लस जी को 0 पुट कर देते तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती, ये वैल्यू हमारी सिर्फ 2f के बराबर होती। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इतना नहीं लिखकर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2f इंटू एस प्लस 2। तो यहां से हम लिख सकते थे 2f इंटू एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 3, लेकिन हमें f की वैल्यू तो फाइंड करनी नहीं है, तो इसलिए मान लीजिए हमने इसको 3f प्लस जी ही लिखा। लिखने के लिए इसको हम सिर्फ 2f भी लिख सकते थे। तो हमारे पास है इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 3। तो देखिए अब हमें क्या क्या पता चल गया, यहाँ इन दोनों को कंपेयर करके पहले हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली कि c की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहां से अगर h इंटू एस प्लस सी के फॉर्म का है, यहां से भी अगर h इंटू एस प्लस सी के फॉर्म का है, तो यहां से भी क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट इंटू एस प्लस समथिंग आना चाहिए। तो अगर हम उस फॉर्म में लाने के लिए, अगर हम s प्लस समथिंग लाना चाहते तो इसको देखिए कैसे लिख सकते थे। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते यहां से, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, अगर हमें s प्लस समथिंग चाहिए तो अगर हम ये पूरी चीज कॉमन कर लें, अगर हम 6+2d कॉमन कर ले, यहां से s प्लस, इसमें से 6+2d कॉमन कर ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, s प्लस 6 अपॉन, लिख सकते हैं हम 6 अपॉन 6+2d, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s प्लस 3। तो अब यहां से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो एक कांस्टेंट h, वो एक कांस्टेंट h दिख रहा है, और s प्लस सी, तो ये आपका s प्लस सी दिख रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारी क्या है, इट इज h, ये हमारा क्या है, h है। और ये जो s प्लस, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 अपॉन 6+2d, हम कहेंगे ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, ये वैल्यू हमारी c है। और हम कंपैरिजन से क्या देख चुके हैं कि c की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो बस हमें h की वैल्यू के लिए यही टर्म चाहिए, 6 अपॉन ये 6+2d कितना होगा। तो अगर हम इसको इक्वेट कर दें c से, जो कि हमें पता है 2 के बराबर है, तो हमें 6+2d की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। या आप कहें सिर्फ d की वैल्यू भी अगर पता चल गई तो यहां पर d की वैल्यू पुट करेंगे और हमें h की वैल्यू पता चल जाएगी। c ऑलरेडी पता चल चुका है, h पता चल जाएगा, तो c बाई h का रेशियो मिल जाएगा। तो यहां से आपने अगर देखा तो हमने लिखा 6 अपॉन 6+2d, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है, मतलब ये वैल्यू हमारी 2 के बराबर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए, आप इस 2 से कैंसिल करके इसको 3 कह सकते थे, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 3 अपॉन 6+2d इज इक्वल्स टू 1। या फिर आप कह सकते हैं कि 3 इज इक्वल्स टू 6+2d। तो यहां से हम कह सकते हैं 6+2d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसलिए जो h है हमारा, वो h क्या था, यही वैल्यू 6+2d हमारे पास h था। तो यहां से इसलिए आपने लिख दिया कि h की वैल्यू दैट इज 6+2d के ही बराबर थी। तो हमने अभी भी फाइंड कर लिया कि 6+2d की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो हमें h पता चल गया 3, और ऑलरेडी हम ये फाइंड कर चुके हैं c की वैल्यू कितनी, 2। तो अगर c पता चल गया, h पता चल गया, तो रेशियो क्या पूछा गया, h बाई सी या c बाई h, चेक कर लीजिए, c बाई h रेशियो पूछा गया। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो c बाई h इज इक्वल्स टू 2/3, जो कि क्या है, गेट की नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखें तो 2/3 2 मार्क्स के क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है।
तो ये कितनी आ गई वैल्यू 0.667। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर्स को। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 13। अच्छा, अब इसमें 13 नंबर नहीं है। अब इसके बाद आपके प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्यूशन करना है। तो बता दीजिए मुझे, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर हम सारे ही क्वेश्चंस करें। तो जैसे आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स टी एंड वाई टी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड करना है। सिंपली क्या कर लीजिए, आप दोनों तरफ लैप्लास कर लीजिए। चलिए, तो बहुत अच्छे कर लिया आपने, वेरी गुड। ठीक है, दोनों तरफ लैप्लास लेंगे, वाई एस अपॉन एक्सेस का रेशियो सेपरेट कर लेंगे, हमें ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ये सिग्नल सिस्टम के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो कंट्रोल सिस्टम में भले ही ये क्वेश्चन है, लेकिन ये करने के लिए आपको कंट्रोल अलग से मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ओपन लूप डीसी गेन पूछा गया यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया, यूनिटी फीडबैक है ये बता दिया गया। तो वहां से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेंगे। जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस की वैल्यू है, एच एस इक्वल्स टू 1 पुट करके जीएस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उस जीएस में एस इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास डीसी गेन आ जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दो सिस्टम्स हैं। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम इज बैंडविड्थ। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर आप बैंडविड्थ और टाइम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर हम देखें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू लेते हैं, देन इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि आपके पास अगर आरसी फिल्टर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई आरसी फिल्टर है, तो जैसे आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस आरसीएस है, तो उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो टाइम कांस्टेंट रेजिस्टेंस का कैपेसिटर का वो क्या होता है, आरसी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो जो टाइम कांस्टेंट है आपका 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट, मतलब टाइम कांस्टेंट आपके पास क्या है, ये जब आप लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस आरसीएस, तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो आरसी टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटर के लिए। और अगर आप बैंडविड्थ की बात करेंगे तो इसी सिस्टम के लिए बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन, मतलब जो बैंडविड्थ की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन आरसी हो जाएगी। तो टाइम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के लिए आपको बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं आप। मतलब, और टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो टाइम कांस्टेंट आप फाइंड करने के लिए जो भी आपके लोकेशन ऑफ पोल्स हैं, उन पोल्स के रियल पार्ट के रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड लेकर आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपके पास दो ट्रांसफर फंक्शंस गिवन है, एक आपके पास है जी ऑफ एस, मान लीजिए इसको हम जी1 ऑफ एस कह देते हैं पहले सिस्टम के लिए। ये हमारे पास है 1 अपॉन 2s प्लस 1। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन 2 इंटू एस प्लस 1/2। तो यहाँ पर जो लोकेशन ऑफ पोल है वो कहाँ पर है, -1/2 पर। इसका जो पोल है वो पोल कहाँ पर है, s इक्वल्स टू -1/2 पर। तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। पोल आपका प्योरली रियल नंबर दिख रहा है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू -2 आएगी, उसमें माइनस साइन लगा देंगे, तो टाइम कांस्टेंट फर्स्ट सिस्टम का कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा। फर्स्ट सिस्टम का जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो कितना आ गया, 2 सेकेंड्स आ गया। अगर आप यहां से देख रहे हैं s प्लस 1/2, मतलब पोल की लोकेशन है -1/2 पर, तो टाइम कांस्टेंट आ गया आपके पास कितना, 2 सेकेंड्स। ठीक है, और इसलिए अगर आप बैंडविड्थ देखेंगे सिस्टम की, तो बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम 1 ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये फ्रीक्वेंसी में है तो हमारे पास रेडियंस में ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड्स है तो 1 अपॉन सेकंड्स इज हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सिस्टम के लिए हो गया। ऐसे ही सेकंड सिस्टम में आपके पास क्या गिवन है, g2 ऑफ s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5s प्लस 1, जिसको कि हम 1 अपॉन 5 इंटू s प्लस 1 अपॉन 5 लिख सकते थे। यहां से हमें दिख जाता है कि इसके पोल की लोकेशन कहां पर है,
पोल इट इज एट s इक्वल्स टू -1/5, तो इसका टाइम कांस्टेंट t2 कितना होता है, 5 सेकंड्स होता है, और इस टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल ले लेते तो हमें इसकी बैंडविड्थ मिल जाती। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो सेकंड सिस्टम के लिए हमारे पास बैंडविड्थ कितनी आ गई, 1/5 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, तो हमारे पास दोनों में कंपैरिजन पूछा गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 1/2 का मतलब है 0.5 और 1/5 का मतलब है 0.2, तो कहेंगे आपकी सिस्टम 1 की बैंडविड्थ ज्यादा है सिस्टम 2 से, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम 1 इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ऑप्शन 3 के लिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होना चाहिए, गिवन है आपको ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस मुझे लगता है आपसे सॉल्व हो जाएंगे सारे। ये गिवन है आपके पास, CT be the unit step response of a system with transfer function if C0 is infinity given the values of a and k respectively। ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है, स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए क्या करेंगे आप, ट्रांसफर फंक्शन में 1/s मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके लिए आप इनिशियल और फाइनल वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, वहां से आपको k और a के बीच के दो रिलेशंस मिलेंगे, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, आपका दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, वहां से a और k की वैल्यूज पता चल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप सिस्टम गिवन है। क्लोज लूप सिस्टम के लिए आपसे बैंडविड्थ पूछी गई, क्लोज लूप सिस्टम फाइंड कीजिए, पोल की लोकेशन देखिए और पोल की लोकेशन के अकॉर्डिंग, वैसे देखिए यहां से आप अगर देखते हैं इसके लिए बैंडविड्थ कितनी आ रही है, बैंडविड्थ कितनी है इसकी 1/5, मतलब अगर s प्लस ए के फॉर्म में आपने अगर फैक्टर को लिख लिया तो जो आपका a है वही आपका बैंडविड्थ है, और जब 1 प्लस ts के फॉर्म में लिखते हैं तो वहां से टाइम कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो अगर s प्लस ए के फॉर्म में फैक्टर्स हैं तो जो a का टर्म है वही आपका बैंडविड्थ है, यहाँ जैसे आपने s प्लस ए के टर्म्स में लिखा तो ये आपकी बैंडविड्थ है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस करेंगे, आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा और उसमें पोल्स की लोकेशन अगर s प्लस ए के फॉर्म में आपने देख ली तो जो a का टर्म है वही आपको डायरेक्टली बैंडविड्थ दे देगा। तो ये सभी क्वेश्चंस मुझे लगता है आपसे बन जाएंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज मुझे तो लगता है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिग्नल्स के ही कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, आपको इसमें कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेंसिटिविटी के लिए मैंने आपको बता दिया रिजल्ट, सेंसिटिविटी का यूज कर लेना आप। सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है सभी क्वेश्चन सिग्नल के कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का इंडिविजुअल वेटेज आप कभी भी 8 to 10 मार्क्स मत समझिएगा, वो 30 मार्क्स तक कवर करता है। अभी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, नेटवर्क में आप देखेंगे, एनालॉग में आप देखेंगे, अगर सिग्नल्स में आपकी बहुत अच्छी कमांड है, आप डेफिनेटली मोर देन 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं गेट एग्जाम, किसी भी साल के गेट के पेपर में, सिर्फ सिग्नल के कॉन्सेप्ट से। तो इतना ध्यान दीजिएगा आप। ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेर गेट के रहते हैं एंड प्रैक्टिस वाले नॉन गेट ज्यादातर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप, अब मुझे लगता है आज स्ट्रेंथ भी आपकी नहीं है तो आज मैं यही छोड़ देता हूँ। ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, आप, मुझे लगता है क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, जो डाउट्स हैं सिर्फ हम उसी को डिस्कस कर लेंगे। नेसेसरी देखिए एक छोटे से चैप्टर में हमारा टाइम भी लगा और मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि करने के लायक क्वेश्चन था, मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जरूर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख सकते थे इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करके दिखा, मुझे नहीं पता कि किस जगह पर इसका कैसा सॉल्यूशन दिया जाता है, लेकिन जहां मैं था वहां तो मैंने ऐसे ही सॉल्यूशन दिया था, पता नहीं उन्होंने शायद अपनी वर्कबुक का अगर आंसर चेंज नहीं किया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो आपके आंसर्स आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट जो भी चीजें अलग दिखती हैं कहीं पर उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, कहीं पर अलग से नोट डाउन कर लीजिए किस टाइप की चीजें हमें करनी है। और दूसरे भी जो भी आपके वर्कबुक्स हैं, जैसे मेडिजी आपने सेंड किया, तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि मेडिजी की भी पूरी वर्कबुक आप बना लीजिए। कई बार मेडिजी की वर्कबुक में क्या होता है, मैं अभी की तो बात नहीं कर रहा, बहुत पहले की जो वर्कबुक्स हैं, तो ईएससी के क्वेश्चंस डायरेक्ट वो वर्कबुक में लेते थे और ईएससी के क्वेश्चंस में बहुत जगह पर एम्बिग्यूटी होती है। ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें बहुत एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट्स होते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ में कई बार ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले के वर्कबुक्स में, अब तो पता नहीं, देखूंगा एक बार चेक करूंगा कि कौन से आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें से नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते थे जिसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, ना किसी ही टीचर्स के थ्रू मिलेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको अननेसेसरी अगर कंफ्यूज करते तो उसको मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, खुद उन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम आप वेस्ट मत कीजिएगा।
डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूरी तरह सही है नहीं, या इसमें जो भी डेटा मिसिंग है, जो भी चीजें होंगी। तो आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। देखिए, एक टाइम में कहते थे कि गेट जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते होंगे, तो उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि एक ही क्वेश्चन में भले 5 घंटे लगे रह जाए, लेकिन लगे रहो, उसमें लगे रहो। वो चीज और गेट में बहुत डिफरेंस है। आईआईटी के केस में आपको 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो बुक्स थी उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट था और यहाँ किसी सब्जेक्ट में कम कंटेंट है, ऐसा नहीं है। आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ भी सभी सब्जेक्ट्स में उतनी चीजें। अगर आप एक सब्जेक्ट को चाहें तो 1000 घंटे भी पढ़ सकते हैं, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर चलना है आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है अपना, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो टाइम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ठीक है सर, रिवीजन का आप अपना टेक्निक बताइए ना सब्जेक्ट्स का। अजीब क्वेश्चन आ जाते हैं ईएससी में, हाँ कभी कभी तो ईएससी में आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने कहा कि वो क्वेश्चंस आप मुझसे डिस्कस कीजिए, उसमें ज्यादा खुद टाइम आप वेस्ट मत कीजिएगा। रिवीजन देखिए, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जो भी चीजें, जैसे मैंने आपको एक आपके पर्टिकुलर नोट्स बनवा दिए, तो जब हम पढ़ते हैं तो उस नोट्स में से जहां भी डाउट्स होते हैं वो तुरंत आप क्लियर कीजिए मुझसे, कि आप बाद में जब आते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगे कि ये डाउट था, अभी तभी हमने क्लियर नहीं किया तो अब तो क्लियर हो ही नहीं सकता। तो आपके मन में पहली चीज तो ये है कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स पर जाऊंगा तो मुझे 1% भी कहीं से डाउट नहीं आएगा। मतलब भूल गया होऊंगा, लेकिन अगर मैं नोट्स को देखूंगा तो मुझे सारी चीजें याद आती जाएंगी। तो रिवीजन के लिए पहली दूसरी बार तो आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाना है। और नोट्स आपको रिवाइज करने में ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो सकते हैं, टाइम उसमें लग सकता है कि, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एक चैप्टर रिवाइज करने में 2 दिन लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पहली दूसरी बार भी रिवीजन कर रहे हैं तो एक चैप्टर 2 3 4 घंटे में आपके एटलीस्ट नोट कितने पेजेस होंगे किसी चैप्टर में, अगर आप देखेंगे 50 से 100 पेजेस के बीच में अगर आपके पास आ रहे हैं, तो 100 पेजेस हम सिर्फ पलटा रहे हैं, अगर हम जो भी चीजें हमने कर रखी है उसी को बस हम देख रहे हैं, तो उसको देखने में 3 4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक सब्जेक्ट पहली बार जब आप रिवाइज करते हैं तो आपका 2 दिन तक ले सकता है। ठीक है, 2 दिन तक ले सकता है पहली बार में, लेकिन दूसरी बार से वो जो रिवीजन का टाइम है वो कम होता जाएगा। फाइनली वो रिवीजन का टाइम पूरे सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो 7 8 घंटे में पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और बाद में जैसे पहली बार जब आप करते हैं तो हर बार नोट्स को देखने की जरूरत नहीं है, पहली बार नोट्स देख करके तब क्वेश्चंस पर जाना है, दूसरी बार से डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज आपको मैंने बोला है कि 2 एटलीस्ट टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, अदर देन पैडवॉक। पैडवॉक में तो मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटिव फॉर्म में हम टेस्ट लेंगे, जहां तक सिलेबस हमारा कंप्लीट होता जाएगा उतने क्वेश्चंस मैं आपको देते जाऊंगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट होते हैं वो उस टाइप के टेस्ट आपके ओवरऑल जो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उसके लिए मैंने आपसे बताया कि 1 या 2 टेस्ट सीरीज तो आपको अभी से ज्वाइन कर लेनी। जैसे आप अगर अभी से कर लेते तो सिग्नल्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया, सिग्नल के सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक हाफ टेस्ट तो आप दे ही सकते थे, मतलब अभी कुछ दिनों बाद जैसे आपका ये विद इन 2 डेज में, अगर जैसे कल क्वेश्चंस हम अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो कल हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और देख लेंगे, जैसे राउट सर्विस हमें देखना है या उसके बाद हमें रूट लोकस देखना है। तो ये 2 3 दिन में अगर ये हम 2 चैप्टर्स और कंप्लीट कर लेते तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के कंट्रोल सिस्टम के लिए पार्ट वाइज टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपके कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस का पार्ट जो बचेगा वो पार्ट 2 में आता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप टेस्ट देने लग जाइए। इसके बाद फिर मैं ये कोशिश मेरी है कि जैसे आज 10th है कि 25th तक हम अपने कंट्रोल सिस्टम को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम तक अगर 25th तक हो गया, टेस्ट देते रहिए, फिर हम नेटवर्क पर आ जाएंगे, मैथ्स पर आ जाएंगे, धीरे धीरे हमारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए जहां पर भी आपको ज्यादा टाइम लगता है रिवीजन में, जिस चैप्टर में भी, तो फिर आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज फिर यहीं पर हम रहने देते हैं, और कल आप लोग बता दीजिएगा क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने या फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कल का लेक्चर अपना शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।